प्रकाश झा की फिल्म आ रही है जनादेश। अनुराग कश्यप की निशांची का पार्ट 1 रिलीज हो गया जी जी। और अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि पार्ट 2 भी रिलीज कर दिया गया है OTT पे। और सुधीर मिश्रा की आ रही है समर 76, उसमें मैंने गाने लिखे हैं। और एक आ रही है आशीष आर्यन, अच्छा। उनकी फिल्म आ रही है रोटी कपड़ा और इंटरनेट। तो ये 3-4 मेरे प्रोजेक्ट इस समय आने वाले हैं, तो देखिए और देखते हैं मेरे गीत कहाँ तक कितना काम करते हैं। डॉक्टर सागर एक ऐसा नाम जिसने लोक धुनों और आधुनिक संवेदनाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की है। उनकी कलम में गांव के कच्चे सुर भी हैं और शहर के कड़वे यथार्थ भी। PHU और JNU से उच्च शिक्षा लेने के बाद पिछले एक दशक से डॉक्टर सागर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक गीतकार के तौर पर खूब नाम कमा रहे हैं। एक तरफ खेतों में गूंजते बिरहा और चैता की लय, दूसरी तरफ आज के समय का सामाजिक तनाव, विस्थापन, संघर्ष, और इन दोनों के बीच उनकी लेखनी एक ऐसी भाषा खोज लेती है जो सीधी दिल तक पहुंचती है। बम्बई में काबा, तितली, महारानी और अनारकली ऑफ आरा में लिखे उनके गीत उन लोगों की कहानियां कहते हैं जिनकी आवाज मुख्य धारा अक्सर भूल जाती है। डॉक्टर सागर उन भूली हुई आवाजों को केंद्र में लाते हैं, सादगी से, ईमानदारी से और बिना किसी समझौते के। अकादमिक गहराई, लोक संस्कृति की सहजता और सामाजिक चेतना का ऐसा संतुलन है उनकी लेखनी में जो आज की फिल्मी दुनिया में दुर्लभ है। और शायद इसी वजह से उनके शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे गीतकार से जो सिर्फ लिखते नहीं बल्कि कलम से समाज का दस्तावेज तैयार करते हैं। स्वागत है डॉक्टर सागर साहब आपका मेंटोर्स एंड मास्टर्स में। जी बहुत शुक्रिया पूजा जी। हम अपनी बात की शुरुआत अनारकली ऑफ आरा से ही करना चाहेंगे जी। वो फिल्म एक अलग सी एक मौलिक कथ्य वाली फिल्म थी, में जहाँ तक मुझे लगता है अगर स्त्री नाचने गाने वाली है या शोबिज में है तो ऐसा माना जाता है कि वो चरित्रहीन होगी, उसके ना का कोई मतलब नहीं है। आप कैसे फेमिनिज्म को देखते हैं? आपकी नज़र में क्या है फेमिनिज्म, खासकर आज के मौजूदा दौर में? और एक सवाल थोड़ा सा मैं इसमें और जोड़ूंगी कि क्या हमको स्त्री के संघर्षों को हमेशा अलग से समाज से काट कर देखना चाहिए या एक होल सोसाइटी के तौर पे हम उसको देखें कि समाज भी साथ में संघर्ष कर रहा है? तो पहली चीज़ तो ये है कि हम मैंने PhD की है इसी पे, समकालीन हिंदी कविता में प्रतिरोध, स्त्री काव्य लेखन के विशेष संदर्भ में। स्त्री को मैं तो गांव का रहने वाला हूं, वहाँ औरतों को संघर्ष करते हुए देखता हूं। घर से लेकर के खेतों तक वो कितनी मेहनत करती हैं जी। तो गांव से लेके बलिया के एक बहुत अति पिछड़े गांव से लेके JNU तक की स्त्रियों को मैं देख रहा हूँ कि कैसे खेतों में मजदूरी करती हैं और कैसे गंगा ढाबे पे, JNU के गंगा ढाबे पे रात में के 3 बजे 2 बजे रात में सिगरेट के सुट्टे लगा रही हैं। तो हमने दोनों दुनियाएं देखी है। बात जहाँ तक आपने जो बौद्धिक धरातल पे की बात आप कर रही हैं, तो स्त्रियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, शिक्षित हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन रही हैं, प्रोफेसर बन रही हैं, और उससे समाज में जो स्त्री जो हाशिए पे है, जो दोयम दर्जे की मानी गई है, आज कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और वो लगातार लड़ रही है और कर रही है। आज की स्त्रियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं और अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज किया है उन्होंने समाज में जी। बात आपने दूसरी की किस पूरी टोटलिटी में समाज को लेकर के चलने की, तो बिल्कुल अकेले स्त्रियां आंदोलन नहीं कर सकती हैं जब तक पूरा समाज साथ नहीं देगा, और पुरुष का भी साथ उतना ही ज़रूरी है। दोनों मिलजुल करके जैसे जैसे चेतनशील होंगे, समाज जैसे जैसे चेतनशील होगा, वैसे वैसे उसे समझ में आएगा कि स्त्री कोई चीज़ नहीं है। जो अनारकली ऑफ आरा की आपने बात की कि कोई नाचने गाने वाली लड़की है तो उसको एक्सप्लॉइट करने के बारे में हर कोई सोच रहा है। तो जैसे जैसे शिक्षित होगा समाज, जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तो औरत को भी समाज में बराबर का तरजीह देगा।
जी, मतलब आपका कहना है कि स्त्री की आज़ादी या उसकी सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं, वो उसका रास्ता एजुकेशन से, शिक्षा से होके जाता है। जी, शिक्षा से ही होकर के जाता है। जी। शिक्षित होंगे तो समझदारी आएगी कि पढ़ाई ही जड़ है। मेरा मानना है कि उसमें भी लोग जाएंगे, जो पढ़े लिखे हैं वो भी जाएंगे, लेकिन प्रतिशतता उसकी बढ़ेगी कि जो उनको समझ में आएगा कि ये गलत है, ये अंधविश्वास है। और माएँ जो शिक्षित हैं उनमें और जो अनपढ़ माएँ हैं उनमें बहुत फर्क है। मेरे साथ जो लड़कियां पढ़ी हैं जेएनयू में, मैं जानता हूं कि वो किस स्तर की हैं। जी। तो गांव की लड़कियों में और जेएनयू की जो हमारी क्लासमेट है, जो बीएचयू की हमारी क्लासमेट है और जेएनयू की हैं, उनमें फर्क है। जेएनयू बहुत विवादित यूनिवर्सिटी भी रही बीच में जी। और अभी तो सब कुछ शांत दिख रहा है। कैसा माहौल है वहाँ का एग्जैक्टली? जेएनयू का बहुत ही बढ़िया माहौल है। मैंने 10 बरस पढ़ाई की है। जेएनयू में तर्क सिखाया जाता है, बहसें होती रहती है, सेमिनार टर्म पेपर लिखे जाते हैं, सेमिनार पेपर पढ़े जाते हैं, सवाल जवाब होते हैं। तो सवाल जवाब का एक कल्चर है जेएनयू में। मेरा तो मानना है कि सबसे ज्यादा देश प्रेमी जेएनयू में ही हो रहते हैं। जी। जी। आप जेएनयू से निकले, अब आप बीएचयू में थे, फिर जेएनयू गए, एमफिल किया, पीएचडी की। तो इतना शिक्षित होने के बाद, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद लोग एकेडमिक्स में आमतौर पर जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन आप चले गए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये शिफ्ट कैसे आया और क्या वजह रही इसकी? देखिए, मेरा बचपन का ही ड्रीम था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। ये मेरा बचपन का स्कूल के दिनों का सपना था, क्योंकि मैं बचपन दूसरी कक्षा से मैं गाने लिख रहा हूँ। मैं 6वीं 7वीं तक आते आते मैं मशहूर हो गया था। अच्छा। एक गीतकार की हैसियत से। जो लोकल सिंगर हैं बलिया के, वो मेरे गीत गाने लगे थे। अच्छा। तो ये तो मेरा बचपन का ड्रीम था और मेरी बचपन से ये मेरे भीतर था। और आदमी पढ़ाई करता है कि उसे नौकरी मिले, सबको पैसे चाहिए जीवन को चलाने के लिए। बट जेएनयू में जाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। थोड़ा ये भी था कि जेएनयू के जो दोस्त हैं वो उनका सपोर्ट भी मिला कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाओ और तो हम फिनेंशियल हेल्प करेंगे। अच्छा। तो मेरे दोस्तों ने मेरी फिनेंशियल हेल्प की वहाँ बॉम्बे में टिकने के लिए, क्योंकि बॉम्बे में रहने के लिए भी पैसे चाहिए, जाते तो काम मिलेगा नहीं। ऑलमोस्ट 10 बरस तक तो मैंने अच्छा काम नहीं किया। जब बम्बई में काबा से पहले जी। तो मेरा बहुत ही बुरा स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें 10 सालों तक जेएनयू के दोस्तों ने मेरा सपोर्ट किया। अच्छा। और फिर मैं इस मकाम पे पहुंचा। मेरे दोस्तों को पता था कि मैं अच्छा करता हूं, मौका मिलेगा तो मैं साबित करूंगा, इसीलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट भी किया। और मैं अब इस तरह से मैं अपने बचपन के सपने को पूरा किया। जी। ये तो आपका बचपन का सपना था कि फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, गीतकार बनना है, लेकिन जो बॉलीवुड है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, क्या वो भी इतने पढ़े लिखे लोगों को एक्सेप्ट करती है? क्या वहाँ पे एक्सेप्टेंस है ऐसे लोगों के लिए? फिल्म इंडस्ट्री में आप अनपढ़ हैं या पीएचडी हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है जी। आपका काम देखा जाएगा, क्योंकि एक फिल्म करोड़ों की बन रही है और मैं जैसे गाना लिख रहा हूँ तो वो 1 करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्ट करके वो फिल्म बना रहा है जी। उसको अपने फिल्म में वो कंटेंट से मतलब है कि गीत कैसा लिख रहा है। तो उसको हमारी पढ़ाई लिखाई से लेना देना। पढ़ाई लिखाई से थोड़ा नाता ये है कि हम अगर बोल दिए कि हम पीएचडी किए हुए हैं तो सामने वाला थोड़ी ज्यादा तवज्जो दे देगा। अच्छा। थोड़ा बुला लेगा मीटिंग के लिए कि अरे यार पढ़ा लिखा आदमी है, बुला लो, सुन लेते हैं कि क्या लिखा है। इग्नोर नहीं का, अच्छा इतना ज्यादा पढ़ा है, जेएनयू से पीएचडी की है, तो बुलावा आ जाता है। इसका इतना ही फायदा। बाकी अगर हम अच्छा नहीं लिख पाएंगे, फिल्म के एतबार से अगर मेरा लेखन अच्छा नहीं है तो मुझे काम नहीं मिलेगा। उसमें पीएचडी का कोई लेना दे। कोई बीए किया हुआ स्टार गीतकार है, इरशाद कामिल पीएचडी किए हुए हैं। अच्छा। और अमिताभ भट्टाचार्य ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अमिताभ भट्टाचार्य इसमें सबसे बड़े गीतकार हैं। तो पीएचडी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। जी।
एक चीज़ यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि बीच बीच में महाराष्ट्र में एक क्षेत्रवाद की लहर सी उठती है। हाँ। यूपी और बिहार को लेकर वो यूपी बिहार के भैया जैसा एक उन्होंने टर्म बना के रखा है। वहाँ जाकर आप लिख रहे हैं कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, और मुंबई में काबा, मतलब यूपी बिहार की जो लोक भाषा है, बोली है, उसको आप वहाँ लेकर गए हैं। तो वहाँ पे किस तरह से इसको लिया गया और ये कॉन्फिडेंस आपको कहाँ से आया कि ऐसी चीज़ें आप लिख रहे हैं? और इसकी वजह ये है ना, फिल्म का एक्चुअली सिचुएशन या कंटेंट का जो डिमांड है जी। अगर बम्बई में काबा की बात करें तो अनुभव सिन्हा ने बताया था कि किस तरह से गांव के लोग शहरों में आकर के मजदूरी कर रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हैं। तमाम जो गांव और शहर के बीच का अंतर्द्वंद्व है, अंतर्द्वंद्व है, उसको लेकर के उन्होंने बात रखी थी। केदारनाथ सिंह ने कहीं कहा है ना कि जो इंसान 20 साल गांव में रह गया और 20 साल शहर में, वो कहीं का नहीं होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, हम भी गांव में रह गए, शहर में रह गए, कभी गांव खींचता है, कभी शहर खींचता है। तो वो बम्बई में काबा में गांव शहर के बीचवा में हम गजबे कन्फ्यूज आइल बानी, आ 2 जून की रोटी खातिर बॉम्बे में हम आइल बानी। तो ये तो डिमांड है एक्चुअली। वो कोरोना के टाइम में जिस तरह से मजदूर संघर्ष करते हुए बेचारे, हम थोड़े से अच्छी पोजीशन में हैं तो हम रह सकते हैं, हमारे दोस्त मित्र हैं जो हमें बचा सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, लेकिन उनके बारे में सोचिए कि जो मजदूर है, सबके पास तो ये सुविधा मुहैया नहीं है। उनको रहने की कोई जगह नहीं, हमें तो रहने के 1000 जगह, हर कोई दोस्त बुला रहा तो यार मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो लेकिन मजदूर है, वो उस बेचारे को रहने की जगह नहीं थी, वो वहां से पैदल चल दिया था। रास्ते में कितनों की जानें चली गई, पुलिस मार रही है उनको, रास्तों में उनकी पिटाई करी। तो कितने बिंदुओं पे वो संघर्ष करते हुए मरते जीते अपने गांव पहुंचे हैं। और तो वो पूरा जो डिमांड, जो सिचुएशन है, अनुभव सिन्हा ने जो पूरा सिचुएशन बताया, तो उसी से ये उपजा है कि नहीं तो बॉम्बे में क्या है। अगर यही चीज़ है, मैं उसमें कहना चाहता हूँ कि नहीं तो बॉम्बे में क्या है, अगर हमको यही चीज़ गोरखपुर में, लखनऊ में, बनारस में, कानपुर में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, अगर हमको अपने ही राज्य में काम मिले, तमाम बिहारी क्यों गुजरात चले जाते हैं, तमाम यूपी के भैया लोग तो इसीलिए वो शब्द बना है कि बड़े भाई को भैया बोलते हैं। तो वो लोग सुने हैं मराठी लोग की ये भैया भैया करते रहते हैं, जो भी रेस्पेक्टेबल है उसको भैया बोलने लगते हैं। समझ गए, ये भैया लोग हैं, इनका ये टर्म है। भैया उनके लिए नेगेटिव है, हमारे लिए तो बड़े ही आदर सूचक शब्द है। तो यही है, और वो तो राजनीति है, वो भैया के नाम पे मारपीट करना, मजदूर क्लास जो ठेले लगा रहे हैं, जो सब्जियां बेच रहे हैं, उनको मौका दे के, वो तो राजनीति का एक हिस्सा है। हाँ, मतलब जो वहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं इधर के लोग, यूपी बिहार के, वो तो शायद अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन जो निचले हमें ही कोई कभी आज तक, मुझे तो कोई नहीं बोला कि तुम मराठी बोलो और तुम क्या। हमारे तो सारे मराठी हमारी इज्जत करते हैं, सम्मानित। मुझे महाराष्ट्र के गवर्नर ने सम्मानित किया था बम्बई में काबा के लिए जी। भगत सिंह कोश्यारी उस समय महाराष्ट्र के गवर्नर थे, और तमाम मराठी वहां बैठे हुए और मुझे सम्मानित कर रहा है। दिक्कत है वो जो गरीब मजदूर है, जो सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ठेले लगाने वाले, उनको दिक्कतें होती हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। हाँ, मतलब निचले तबके के जो लोग हैं उनके लिए है, उनके लिए तो हर जगह दिक्कतें हैं, तो परेशानी है जी। एक गीत मैंने आपका सुना था यूट्यूब पे, कवन बिरादर। हाँ, ये किस मना स्थिति में आपने लिखा? मतलब कोई मना स्थिति तो नहीं थी, बट बस ये था कि उसको डिजाइन कर दिया था कि कैसे जातियां कितनी प्रबल हैं। अगर मैं डॉक्टर सागर में आपको बताऊं, आप पूजा श्रीवास्तव हैं तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन डॉक्टर सागर तो आप भी सोच रही होंगी कि ये है क्या। जो भी मतलब 99% लोग तो यही सोचते हैं कि ये किस जात का होगा। कितने तो सोचते हैं कि ये मुसलमान है या हिंदू है, पूछते हैं सागर है कि सागर है, अच्छा। नुक्ता वाला है। तो लोगों के भीतर ये खलबली, तो जो जातियों का खेल है और जो हर आदमी जानने की बेचैनी है,
तो उसी बेचैनी से उपजा है कौन विरद। हर आदमी को जाते पूछना चाहता है। चलो बॉम्बे में तो जो डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, प्रकाश झा, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, नीरज पांडे, ये ऐसे लोग हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, तो कभी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको मेरे काम से इंटरेस्ट है। लेकिन जहाँ हम थोड़ी छोटी जगह जाते हैं वो उनका इंटरेस्ट जग जाता है कि डॉक्टर सागर के आगे क्या, हम कि यार पीछे डॉक्टर लगा हुआ ये कम है कि उसके आगे जानना चाहते हो। तो इतना जातियों के बारे में जानना चाहते हैं लोग कि उसी इंटरेस्ट से मैंने उसको, और जो लोक जीवन में जो फ्रेजेस हैं जी, जो कल्चरल इथोस के जो फ्रेजेस हैं, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैं चाहूंगी, मैं ये सोच के आई थी कि मैं आपसे कहूंगी कि कुछ पंक्तियां उसकी जरूर सुना दें, क्योंकि बहुत प्रभावी है वो गीत। बहुत प्रभावी तो है लेकिन मुझे याद नहीं है। अच्छा। हाँ वो भूल गया हूँ, इतना रोज लिखना पढ़ना हो रहा है कि याद नहीं आएगा। अच्छा जी। एक थोड़ा सा गंभीर एक सवाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी एनिमल जी, रणबीर कपूर की, बहुत सफल थी फिल्म, लेकिन अभी जो आ गया है, जो नायक है वो बहुत, उसके पास ऐसा लगता है कोई दैवीय शक्ति उसके पास है। बाहुबली और इस टाइप की फिल्में अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा समाज का पूरा ताना बाना है, एक लोकतंत्र का जो एक पूरा एस्टैब्लिशमेंट है, या स्त्री की और औरत की जो विमर्श रहा है हमारी हिंदी फिल्मों में, उसको ये कहीं आघात पहुंचा रहे हैं, कहीं उसको धीमा कर रहे हैं? इस पे तो बहुत बहसें हुई। जावेद अख्तर साहब ने भी कहा कि मतलब इस तरह की फिल्में नहीं बननी चाहिए, मतलब इतनी हिंसात्मक। बाद में लोगों ने कहा कि उन्हीं के नहीं, सिर्फ हिंसा की बात नहीं है, बात यह है कि ऐसा लगता है कि बाकी एक प्रजा के तौर पर लोग हैं और एक नायक एक ऐसा है जो आएगा और उनका उद्धार करेगा। क्या समाज में भी इस तरह की प्रवृत्ति आप देखते हैं कि लोग सिर्फ एक व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं कि वही हमारा नायक है और हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस वही हमारा कल्याण करेगा कुछ? हाँ, वो यश चोपड़ा ने एक बात कभी कही थी कहीं पे जी, कि जब मैं अंधेरी से निकलता हूँ जुहू की तरफ या बैंड्रा की तरफ, तो देखता हूँ कि किसी के हाथ में बंदूक नहीं है। अच्छा। लेकिन जो उनके एक्टर हैं, जो उनकी फिल्में हैं, उसमें बंदूकें हैं। लोगों के भीतर मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, जो जिस चीज को वो कर नहीं सकता है उसका ख्याल तो गढ़ सकता है। हाँ। और वो बहुत आकर्षित करती है चीजें। इस तरह की जो चीजें हैं वो आकर्षित करते हैं। तो ये एक यूटोपियन गढ़ी गई चीजें हैं जिसमें एक नायक के प्रति आम आदमी सोचता है कि एक नायक होगा कोई जो आके बचा लेगा। चाहे नायक फिल्म ले लीजिए, शहंशाह ले लीजिए, ये अभी एनिमल में एक बहुत ही दैवीय क्या राक्षसी ताकत के साथ हीरो को दिखाया जा रहा है कि वो कितना ताकतवर है और इस तरह का कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई समाज पे इसका कोई असर है, मतलब समाज पे इसका कोई सकारात्मक असर होगा, वो नकारात्मक ही असर होगा। इस तरह के हम लोग मैच्योर हैं तो हमारे भीतर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इमेच्योर हैं, जो बच्चे हैं, उनके भीतर इस तरह की चीज़ें उनको नकारात्मक असर डालेगी है, तो यह समाज के लिए अच्छा नहीं है। जी। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का कुछ ज़्यादा हस्तक्षेप हो गया है, कुछ वहाँ से ज़्यादा प्रभाव आ रहा है, उसका क्या इफेक्ट आप देख रहे हैं? हाँ, इस एक्चुअली जो मैं देख रहा हूँ कि साउथ इंडियन फिल्मों का उसकी जो मेकिंग है उसको इतने बड़े कैनवास पे वो लोग बना रहे हैं कि उसका विजुअल बहुत प्रभावित कर रहा है। अगर पुष्पा ही देखें तो जिस कैनवास पे वो दिखाई दे रहा है तो उसको देखने में बड़ा आकर्षण है जी। तो बहुत पैसे लगा रहे हैं वो लोग और बड़े कैनवास पे उसको क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं जिससे कि पूरा हिंदी बेल्ट में साउथ इंडियन फिल्में घुस गई हैं। और हमारी जो हिंदी फिल्में हैं ये थोड़ा इस समय कमज़ोर चल रही हैं, बहुत अच्छी फिल्में बन नहीं पा रही हैं। बिल्कुल। इसका फ़ायदा साउथ के लोगों ने खूब उठा रहे हैं वो लोग, और नतीजा ये हो रहा है कि इधर के लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, खुद इसके बड़े से बड़े स्टार चाह रहे हैं कि वो साउथ के फिल्मों में वो साउथ के हीरो के साथ उनको काम करने का मौका मिले। तो बहुत प्रभावशाली ढंग से वो लोग काम कर रहे हैं इस समय।
जी एक यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ओटीटी की भी बात कर लेते हैं। जी ओटीटी पे भी आपने खूब काम किया, महारानी में आपके गीत आए। लेकिन एक गीत तो जो जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगी, काची तोरी काया, जी ग्राम चिकित्सालय का। ग्राम शायद अमेजन प्राइम पे मेरे ख्याल से ये अमेजन सीरीज आई थी। प्राइम। जी तो ये इस तरह के गीत तो अब सुनाई नहीं देते, मतलब जीवन मूल्यों के, या ऐसे गीत जो हम अब साथ में सुने तो हमें अंदर से कुछ शक्ति मिले। तो जी आप इसको कैसे देखते हैं? और जो हमारी आज की जनरेशन है, जेन जी जिसे कहते हैं, हाँ वो तो मतलब उनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे गीतकार और गायक भी रहे, सबने ऐसे ऐसे गीत रचे, लेकिन जेन जी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो इसको कैसे देखते हैं? कहाँ वो जब वो दुखी हो तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? उनके हाँ पास सूचनाएं तो बहुत हैं, लेकिन बोध शायद उसके पीछे का नहीं है उनके पास। हाँ, मुझे बहुत हैरत हुई कि मैं अभी अहमदाबाद गया हुआ था। जी। तो एक ग्रेजुएशन में लड़की पढ़ती है, मेरी एक परिचित है, उनकी बेटी होगी अभी 19 साल की होगी, 18-19 की होगी, 19-20 की। तो उस घर में मैं गया तो उनका कि कांची तूरी खाया इसका फेवरेट है, अहमदाबाद की लड़की। अच्छा। हमें इसे कैसे हो सकता है, इसकी फेवरेट गाना कैसे हो सकता है? तो मैं कहा कि आप, एक तो मैंने पूरा देसी भोजपुरी उसमें टर्म्स इस्तेमाल किए हैं। तो वो बोले कि वो अपने पापा से उसका अर्थ पूछती है कि अच्छा। इसका अर्थ क्या है, उसको अच्छा लगता है। और वो तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यंगस्टर उसको सुन रहे हैं, और टॉप 5 में अभी बेस्ट अवार्ड के लिए भी वो गाना सेलेक्ट हुआ है। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि अभी की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो मेरे जो एस डी बर्मन वाला जो कलर है, जी। उस कलर को पसंद कर रहे हैं। जेनजी अगर पसंद कर रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, आपने सही कहा कि आज की जनरेशन को इन्फॉर्मेशन बहुत है, लेकिन वो इस तरह के, जैसे हम लोग एस डी बर्मन को सुनते हुए सोते हैं, है ना, जब हम जो हम लोग जिस उम्र में हम हैं, उसमें एस डी बर्मन के हमारे पसंदीदा है। हमें बड़ा सुकून मिलता है, लोरी जैसा एहसास होता है मुझे, खास तौर से जब मैं सोने के लिए जाता हूँ। तो हमारे पास है, लेकिन इस जनरेशन के पास उस तरह का रस नहीं है कि जिसको वो अपनी रूह को खुराक मिले। आज के गीतों में इस तरह की चीज़ नहीं है। अब इसमें एक्चुअली डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ग्राम चिकित्सालय के जो निर्देशक हैं वो राहुल पांडे हैं जी। उनकी बड़ी कम उम्र है, अभी 30-32 साल के हैं वो। अच्छा। और निर्मल पाठक की घर वापसी अगर आपको याद हो तो, रोज रोज तड़पे मन की मछरिया, कौन मलहवा बिछावे रे जाल, और खेत खरिहनवा की माटी ये पूछे ए बबुआ कहाँ रहे इतने साल, यही पगडंडी तो जाती मेरे गांव। इस तरह की बातें उसमें हैं। तो डायरेक्टर जो है ना, वो डायरेक्टर किस मयार का है, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर राहुल पांडे नहीं होता तो मैं ये गीत नहीं लिखता, और माटी मिल जानी कांची तोरी काया, काहे के झूठे गुमान रे, सबके रहिया तो जाला मसान रे। और रोहित शर्मा ने बहुत और रोहित गहराई शर्मा से ने गाया इतनी इसको। खूबसूरती से उसकी धुन बनाई है, जी। और इतना सुंदर गाया है उन्होंने कि अच्छा है। देखिए अवार्ड में वो उसको रखा गया है। लोग, मतलब मुझे तो अच्छा लगा कि मेरे इतना देसीपन को लोगों ने अवार्ड में रखा, सेलेक्ट किया। क्योंकि तो कहीं ना कहीं लोग उन चीज़ों को मिस भी करते हैं ना, कुछ चीज़ों को, ऐसे जी गीतों को मिस करते हैं जी जिन्हें सुना जाए बार बार और याद रखा जाए काफ़ी जी टाइम जी तक। बिल्कुल। आप अपने किसी फेवरेट डायरेक्टर के बारे में बताइए, या जिनके साथ आपने काम किया है, किसके साथ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया आपको? मज़ा आया है एक्चुअली, जो भी, खास तौर से मैं कहूँगा कि सुधीर मिश्रा के साथ काम करते हुए हम ज़्यादा एंजॉय किए। वो सुधीर मिश्रा के लिए मैंने गाना लिखा था, ख्वाबों की दुनिया मुकम्मल कहाँ है, जी। जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है, मंजिल यही है यही कारवां है, जीने की ख्वाहिश में मरना यहाँ है। तो उनके साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। और अभी बहुत जल्द एक वेब सीरीज उनकी आ रही है, समर 76। अच्छा। तो उसमें मैंने एक अलग तरीके का गाना लिखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा वो गाना।
जी। सागर जी, बातें बहुत अच्छी अच्छी आपसे हो रही हैं। अब मुझे लगता है कि एक एक और सवाल छोटा सा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और वहाँ के कल्चर को भी देख रहे हैं, तो ये पैपराजी कल्चर क्या है? ये जो अभी हुआ धर्मेंद्र के केस में, और आप देखिए हम लोग देखते हैं कि कोई कहीं भी जा रहा है तो पीछे पीछे तमाम कैमरामैन्स पहुंच जाते हैं। क्या है, क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे कोई कहानी नहीं है, ये सब प्रायोजित होता है। अच्छा। सबके जो मीडिया वाले लोग हैं, सबके अपने अपने, जी। और प्रोडक्शन हाउसेस हैं मीडिया के, जो हर सेलिब्रिटी के आप उनका मीडिया देखते हैं। अच्छा। तो ये सारे के सारे प्रायोजित होते हैं। हाँ, ऐसे कहाँ पापराजी को कैसे पता चलेगा कि मलाइका अरोड़ा आज एयरपोर्ट पे उतर रही हैं? ये तो कोई बताएगा, चाहे उनका जो मीडिया उनका देख रहा होगा उसी को पता होगा। तो ये प्रायोजित होता है। अभी प्रकाश झा की फिल्म आ रही है जनादेश, अच्छा। वो आ रही है, और अनुराग कश्यप की निशांची का पार्ट 1 रिलीज हो गया। जी जी। और अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि पार्ट 2 भी रिलीज कर दिया गया है OTT पे, अच्छा। Amazon प्राइम पे। जी। निशांची पार्ट 2 आ गई है। और सुधीर मिश्रा की आ रही है समर 76, उसमें मैंने गाने लिखे हैं। और एक आ रही है नीरज, अरे ये उनका नाम है आशीष आर्यन, अच्छा। उनकी फिल्म आ रही है रोटी कपड़ा और इंटरनेट। अच्छा। तो ये 3-4 मेरे प्रोजेक्ट इस समय आने वाले हैं। तो देखिए और देखते हैं मेरे गीत कहाँ तक कितना काम करते हैं। जी सागर जी, आपकी शख्सियत को देखते हुए एक सवाल आ रहा है सहज रूप से कि आप में एक सहजता है, एक ठहराव है, जबकि मुंबई की ज़िंदगी में स्पीड है, बहुत तेज़ी है। जी। तो वहाँ आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, कैसे वहाँ फिट होते हैं उस लाइफस्टाइल में? जी, उस भाग दौड़ की दुनिया में जी। मैं थोड़ा सा जो डायरेक्टर हैं, जिन निर्देशकों के साथ मैंने काम किया, प्रकाश झा, सुधीर मिश्रा, अनुभव सिन्हा, अनुराग कश्यप, नीरज पांडे, सुभाष कपूर, ये वो डायरेक्टर हैं लोग जो खुद ठहर के काम करते हैं। अच्छा। बड़े इत्मीनान से काम करते हैं, उनके यहाँ कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं एक एक गीत को भीड़ का गाना खुनवा पसीना सहरिया में भैया अनुभव सिन्हा के लिए लिखा, तो ऑलमोस्ट उन्होंने मुझे 10 दिन तक का टाइम दिया था, और मैं एक एक अंतरा एक एक दिन में लिखा हूँ। अच्छा। तो बहुत भाग दौड़ वाली जिंदगी में मैं मशहूर भी हूँ कि मैं समय पे नहीं देता प्रोजेक्ट इसके लिए, लेकिन मेरा जो काम आता है उस काम को इतना पसंद करते हैं लोग कि उसके लिए मुझे माफ़ी मिल जाती है कि कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ कि मुझे सर और 1 हफ्ता चाहिए, अच्छा कोई बात नहीं आप आराम से लिखो। तो इस भागम भाग की दुनिया में मुझे निर्देशकों का बहुत प्यार मिला है, जिसकी वजह से मेरे गीतों में इस तरह के मेटाफर आराम से बन के आते हैं, और मेरे हर पोइट्री को लोग इतना प्यार देते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, आप आए, आपने समय निकाला, और आप लखनऊ में ऐसे ही आते रहिए, हम लोग मिलते रहें। बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका पूजा जी। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है मास्टर्स एंड मेंटोर्स के दूसरे एपिसोड्स की तरह ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सब हमारे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, इसे ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए। नमस्कार। अखिलेश जी ने पहले से घोषणा की हुई है कि हम एक शिव मंदिर बना रहे हैं, नेपाल से लाके स्वयंभू की स्थापना की वहाँ। तो ये शिव मंदिर क्या नए वोट बैंक की तरफ इशारा है कि मंडल से कमंडल की तरफ कूच है? क्या भगवान ये कहेंगे कि हमारी मूर्ति दूसरी जगह नहीं बननी चाहिए? कोई कहेगा एक ही मूर्ति रहेगी देश में? कि सरकार की हिम्मत हैसियत नहीं है कि वो लोक भवन दूसरा बना लें, अपने लिए ही बना लें, पुलिस हेडक्वार्टर जैसी बिल्डिंग कोई बना दें। सपा के दौर के बारे में बात होती है तो अराजकता और गुंडागर्दी की बहुत प्रमुखता से बात होती है। वहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्षेत्र में गए और धुआंधार फायरिंग हुई, कहीं न्यूज बनी? जिसकी अपर क्लास या इंटेलिजेंसिया में जो लोग हावी हैं उस वर्ग से नहीं आता है तो उसे गुंडा कहते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारे मीडिया को, अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में 12 से 17 तक कोई पूरे प्रदेश में एक घटना बता दे, जब किसी ने ट्वीट भी कर दिया होगा कि मेरे साथ ये घटना हुई,
और मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ से उस पर कार्रवाई नहीं की। कौन है नीतीश कुमार? क्या संघ के हैं? ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि योगी मोदी के हाथ खून से सने हुए हैं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूँ, क्योंकि सामने नीतीश कुमार थे। भीष्म पितामह की हत्या किसी और को आगे करके की गई थी, जो भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी, तो इसी तरह नीतीश कुमार जी को आगे किया गया था। अखिलेश जी को कल साधुवाद देंगे कि उन्होंने सही कहा था, हम पे टाइम से नहीं चेते। अखिलेश जी ने ये कहा था कोई उन्हें दूल्हा मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश जी ने कहा था कि उनके गले में माला नहीं पहनाएंगे, और सच है, आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आज जो बिहार की सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार जी की पुरानी जितनी भी नीतियाँ थी सबको पलट के चल रही है। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना कोई नई बात नहीं, भाजपा हर बार करती है। दुनिया जानती है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो ऑन गोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स भी रुक जाती हैं, रोड्स और इस तरह की स्कीम्स के भी नए फंड्स रिलीज नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पैसा बढ़ता रहा। जिसे वोट डालना है उसको 6 दिन पहले पैसा आ रहा है उसके अकाउंट में। बिहार चुनाव में अब की बार SIR, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, ये 3 मुद्दे बहुत उछले। BLO प्रेशर में आत्महत्या कर ले रहे हैं, आधा अधूरा फॉर्म आप जमा करा रहे हैं, करोड़ों लोगों को भटकाने का काम करेंगे। थोड़ा शिथिल जो पड़ जाएगा वो अपने मताधिकार से वंचित रह जाएगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को दांव पे लगा के संविधान को खतरे में डाल रहा है, अपनी साख को खतरे में डाल रहा है और लोकतंत्र पे सवालिया निशान लगवाने का काम कर रहा है। हम तो कहते हैं भाजपा से, क्यों बंटने दे रहे हो हिंदू को भाई? ये दलितों किसी के मुंह पे पेशाब कर दिया, किसी को जात के आधार पर पीट पीट के मार डाला, कार्रवाई कर दो। कार्रवाई करने की बात आती है तो भाजपा देखती है हमारा काडर है, हमारी विचारधारा के हिसाब से इसको हम पीड़ित परेशान नहीं कर सकते। तो जब भाई का हक, हिस्सा, सम्मान नहीं दोगे तो आपका भाई आपके साथ नहीं रहेगा। आप तो धर्म के आधार पर एकता की बात करते हैं। पाल प्रजापति, मौर्य, कुशवाहा, बिंद, निषाद, दलित, अति दलित, महादलित, जो भी कहते हैं लोग, क्या उनके लोग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते? उनको दरोगा नहीं बन सकते? उनको चार्ज नहीं मिल सकता? तो वो DM SP नहीं बन सकते? ये नाम रखे जाते हैं। नहीं तो क्या आप यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहेंगे कि सपा मुस्लिम और यादव को रिप्रेजेंट नहीं करती? कानपुर में जिसको झोपड़ी, जिस ब्राह्मण को जला के मार दिया, क्या उसके यहाँ अखिलेश यादव जी नहीं गए? कानपुर में एक क्षत्रिय को पीट पीट के मार दिया गया था, क्या उसके यहाँ अखिलेश जी नहीं गए? ये भाजपा ने चुना है कि उन्हें इसका मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, उन्हें यादव का वोट नहीं चाहिए, या इनका उसका वोट नहीं चाहिए। ये भाजपा ने चुना है, वो गाली देते हैं इस आधार पे, हम नहीं देते। हेमा मालिनी जी से लेके उमा भारती जी तक, स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विरोधी दल थे, उनसे लेके और लक्ष्मीकांत वाजपेयी तक, सबका किस तरीके से नेताजी अखिलेश यादव जी सम्मान करते थे, काम करते थे। तो ये परिवार रिश्ते निभाने के लिए जाना जाता है। हाँ, अगर पार्टी आदेश दे दे, माननीय अखिलेश यादव जी मुझसे कहते हैं कि त्रिपुरा से जाके लड़ना है, तो मैं त्रिपुरा में भी लड़ लूँगा। अगर आप बात करेंगे लखनऊ में, तो आप कहा गए क्षत्रियों की सरकार है, क्योंकि कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस वाले, कुछ IAS क्षत्रिय समाज के होने के नाते उपकृत किए जा रहे हैं और वो मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस लाइन के हैं। वो बदनाम भी हो रहे हैं कि इनकी सरकार है, उनका कुछ हो भी नहीं रहा, कोई काम भी सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए क्षत्रिय समाज के खुद लोग लोकसभा चुनाव के दौरान भी जगह जगह भाजपा से अपमानित होकर मीटिंग करते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 27 में भी आप देखेंगे वो भाजपा के कुशासन के खिलाफ, मनमर्जी और आतंक के खिलाफ भाजपा के खिलाफ वोट